आज हम मोहम्मद बिन कासिम के बारे में गुफ्तगू करने जा रहे हैं। मोहम्मद बिन कासिम की पर्सनालिटी जो है वो किसी तारुफ या इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। लेकिन इससे पहले कि हमारी ये गुफ्तगू आगे बढ़े, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। मोहम्मद बिन कासिम की पर्सनालिटी, जैसे मैंने कहा, वो किसी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। एक छोटी सी उम्र में उसने जो हिस्ट्री पर इम्पैक्ट किया, वो अपने आप में इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट है कि बहुत ज़्यादा उसके पैरेलल वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं मिलते। कि एक यंग नौजवान, सिर्फ 17 साल का, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट फौज की क़यादत करे, फिर सक्सेसफुल हो एक बिल्कुल एलियन लैंड में, और उसके बाद वो गवर्नर बने। और उसका गवर्नरशिप की जो उसकी परफॉर्मेंस थी, वो जो अवेलेबल सोर्सेस हैं तारीख की किताबों में, वो बहुत मार्वलस है। तो मोहम्मद बिन कासिम था कौन? मोहम्मद बिन कासिम जो है वो उसकी 695 में वो ताइफ में सकीफ ट्राइब में पैदा हुआ। सकीफ ट्राइब एक इम्पॉर्टेंट ट्राइब था ताइफ का, अरेबिया का। और उसने बड़े बड़े जनरल्स और बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर पैदा किए। उनमें एक बहुत बड़ा नाम जो आता है वो हज्जाज बिन यूसुफ का आता है। हज्जाज बिन यूसुफ की पर्सनैलिटी मोहम्मद बिन कासिम की पर्सनैलिटी के साथ आप देखें, दोनों, यानी मोहम्मद बिन कासिम को हज्जाज बिन यूसुफ ने इसलिए प्रमोट किया कि मोहम्मद बिन कासिम ही वाज अ वेरी एबल यंग मैन। हिस्ट्री की पास किताबों में आता है कि वो सकीफ कबीले का सबसे ज्यादा एलिजिबल पर्सन था, यंग पर्सन था। और हम लोग सोचते हैं कि वो जो है जब हिंदुस्तान पर हमला किया तो इट वाज समथिंग, सम बेनिवोलेंस ऑफ हज्जाज बिन यूसुफ दैट ही वाज अपॉइंटेड। नहीं, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम ने अपने आप को प्रूव किया था। 17 साल की उम्र में जब उसने इंडिया पर, यानी सिंध पर, जो पहले जो उसकी जो मिलिट्री एक्सपेडिशन की जो उसने को लीड किया, उससे पहले वो फारस यानी ईरान का गवर्नर था। और ईरान की गवर्नरशिप के ज़माने में उसकी सक्सेस जो थी वो ज़बरदस्त थी। शिराज ईरान का बहुत मशहूर शहर है, जिसको हम लोग एजुकेशन, स्कॉलरशिप और क्रिएटिविटी के लिए जानते हैं। ख़ास तौर पर मतलब स्कॉलरशिप के लिए उसको जाना जाता है। और इस्लामिक वर्ल्ड में जहाँ जहाँ बड़े शहर जो तालीम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए जाने जाते हैं, उनको शिराज सानी कहा जाता था। तो हिंदुस्तान में एक शहर था जौनपुर, जिसको शिराज सानी कहा जाता था। तो शिराज जो शहर था, इट वाज इन र्यून व्हेन ही वाज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ फार्स। ईरान का जब गवर्नर बनाया गया तो शिराज शहर जो था वो र्यून्स में था, बहुत टूटा फूटा। देयर वाज नो हैबिटेशन, कोई आबादी वगैरह नहीं थी वहाँ पर। तो उस वक्त मोहम्मद बिन कासिम को वहाँ का गवर्नर बनाया गया, और उसने उस शहर को रिबिल्ड किया। उसकी बहुत सारी जो हिस्टोरिक जो बिल्डिंग्स थी इंपॉर्टेंस की, उसको उसने उनको दोबारा रिबिल्ड किया, दोबारा आबादी को शुरू किया, करवाया, दोबारा वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोले। और उससे पहले भी आ, यानी फारस का गवर्नर बनने से पहले भी उसने अपने आप को मिलिट्री जो उसकी जो स्किल्स थी उसको प्रूव किया, जब उसने जुरजान पर एक एक्सपेडिशन को लीड किया था। जुरजान जो है कैस्पियन सी के किनारे पर एक बहुत बड़ी, बहुत मशहूर शहर था, एक ज़माने में बहुत मशहूर एरिया था। तो उसमें उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस हुई थी। उससे पहले भी कहा जाता है कि उसको कुर्दों को के एक रिवोल्ट को सप्रेस करने के लिए भी हज्जाज बिन यूसुफ ने किया। हज्जाज बिन यूसुफ की पर्सनालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ बाज लोग हज्जाज बिन यूसुफ को समझते हैं कि वो एक बहुत ही टायरेनिकल रूलर था। टायरेनिकल था मिडिवल पीरियड में। आप देखें, मिडिवल पीरियड और जो मॉडर्न पीरियड है उसमें अगर हम कॉरलेट करने की कोशिश करें उन पर्सनालिटीज़ को जो मिडिवल पीरियड में थी, उनको हम मॉडर्न पीरियड में करें, तो आप मतलब उसको जस्टिफाई नहीं कर सकते। उस जमाने में जो ह्यूमन जो वैल्यूज थी वो डिफरेंट थी। जो
पर्सनल लिबर्टी का सवाल नहीं होता था, तो उस जमाने में एक जो लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक ब्रूट की जरूरत होती थी, ब्रूटल पावर की। अगर ब्रूटल पावर नहीं होती तो आप वो डिसइंटीग्रेट हो जाता। तो हज्जाज बिन यूसुफ अपनी ब्रुटैलिटी के बावजूद भी इंपॉर्टेंट इसलिए था कि आप देखें कि सेंट्रल एशिया में, मावराउन नहर में, और फिर जो पूरा ईस्टर्न पार्ट था उसको जो जो उसमें उमैयद कैलिफ को एक्सपेंड किया है वो हज्जाज बिन यूसुफ ने किया था। तो हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ बसरा या कूफा या इराक का गवर्नर नहीं था, वो पूरी उमैयद डायनेस्टी का, उमैयद जो कैलिफेट थी उसके ईस्टर्न पोर्शन का वायसराय था। बहुत बड़ी पोस्ट थी। इसकी वजह इसलिए थी, वो उसको इसलिए बनाया गया था कि उसने मरवान और उसके बाद हिशाम जो था, वो जो उमैयद कैलिफ्स थे, उनको तख्त पर, यानी उनको पावर में रहने के लिए उसने, उसकी जबरदस्त उसका कंट्रीब्यूशन था। अब्दुल्ला बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर जिन्होंने रिबेलियन किया था उमैयद के खिलाफ, उन रिबेलियन को भी उन्होंने सप्रेस, यानी हज्जाज बिन यूसुफ ने सप्रेस किया। एक और अहम चीज़ ये है कि हज्जाज बिन यूसुफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो कुरान के बारे में भी बहुत अच्छा है। उसने कुरान में जो है वो एराब जो लगवाए हैं, यानी अरब में पहले एराब का तस्वुर नहीं था, लेकिन नॉन अरब्स के लिए कैसे पढ़ेंगे उसको सही से, तो उसके लिए हज्जाज बिन यूसुफ ने एराब इंट्रोड्यूस करवाए। जैसे उर्दू में पहले नुक्ते नहीं हुआ करते थे, जो जब लिखते थे, मानी पहले एक बहुत पुरानी बात है, इब्तिदा में, बाद में तो शुरू हो गया। तो उसी तरह जो है वो उसमें एराब नहीं हुआ करते थे, और एराब जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ ने लगवाए। हज्जाज बिन यूसुफ का दूसरा जो इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो ये कि उसने मोहम्मद बिन कासिम की मिलिट्री जीनियस को उसने बहुत ही यंग एज में पहचान लिया। दोनों रिलेटेड थे। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में कहा जाता है, बाज लोग कहते हैं कि वो मोहम्मद बिन कासिम का फादर इन लॉ भी था, लेकिन फादर इन लॉ नहीं था, खानदानी रिश्ता था, अंकल के तौर पर, यानी उनके फादर का, मोहम्मद बिन कासिम के फादर का फर्स्ट कजन था वो, मैटरनल कजन। तो बहुत करीबी ताल्लुक था, और जब उसने देखा कि इसमें पोटेंशियल है तो उसने उसको इंट्रोड्यूस कराया। सबसे अहम बात ये, सबसे एक अहम सवाल जो उठता है वो ये कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर एक्सपेडिशन को लीड क्यों किया था, उस एक्सपेडिशन की जरूरत क्यों पड़ी थी। हुआ यूं था कि चूंकि उमैयद डायनेस्टी, उमैयद कैलिफेट वर्ल्ड की सबसे बड़ी इंपीरियल पावर थी। 11 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पर तो उनका डायरेक्ट कंट्रोल था, और उसके अलावा उनके वेसल्स, जो उनके अंदर, जो उनके नीचे, जो उनके बहुत सारे एरियाज थे जो उनकी सुजर्निटी को एक्सेप्ट करते थे, तो बहुत सारे एरियाज वो भी थे। तो इनके ताल्लुकात पूरी दुनिया से थे। सरंदीप से उनका, या एक जो अ, वो आ रहा था बिजनेस के शिप्स आ रहे थे उनके, और उसमें इनके कुछ मेहमान भी थे, और सरंदीप के बादशाह ने कुछ तोहफे भी भेजे थे। बहुत सारी अरब औरतें भी थी उसी जहाज में। तो जब वो जहाज दीबल जो सिंध में था, जब उसके पास पहुंचा तो वहां पर कहा जाता है कि राजा दाहिर के फौजियों ने उसको लूट लिया, और बाज अकाउंट्स कहते हैं कि वो जो है वो सी पायरेट्स या पायरेट्स ने उसको लूट लिया। तो जब ये इंसिडेंट हुआ, इट वाज अ ह्यूज ह्यूज इंसिडेंट, बिकॉज इससे जो है, जो उमैयद कैलिफ था, जो मोस्ट पावरफुल फिगर था उस जमाने का, उसकी जो साख को नुकसान पहुंचता। तो हुआ ये कि हज्जाज बिन यूसुफ ने लिखा कि राजा दाहिर को कि उन लोगों को सजा दो, और हमारे जो लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया है, जो औरतें हैं, इनको वापस करो, और जो हमारा सामान जो इस पर कब्जा किया इलीगली, उसको वापस लौटाओ। तो राजा दाहिर ने कहा कि दे आर नॉट माई मेन, आई डोंट हैव एनी कंट्रोल ओवर देम, दे आर पायरेट्स। तो उसके बाद जब ये पूरी निगोशिएशन कंप्लीट हो गई, बैक एंड फोर्थ, तो उस वक्त हज्जाज बिन यूसुफ ने एक फौज तैयार की। उस फौज का कमांडर जो है उसने मोहम्मद बिन कासिम को बनाया। उसमें 6,000 जो है वो सीरियन कैवलरी थी, जो मोस्ट से अडेप्ट, मिलिटरीली मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ
उमैयद आर्मी थी, उस वो उसमें थी, और उसके अलावा दूसरे फौजी जो डिफरेंट इलाकों से आए वो थे उसमें शामिल। तो 12 AD में, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम अ, हिंदुस्तान में आए, और हिंदुस्तान में यानी सिंध में आए। और सिंध एक्चुअली क्या, मैं हम लोग जब समझते हैं सिंध, और तो उसको सिंध एक्चुअली इट वाज टेकन एज अ डिफरेंट पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो हिस्टोरियंस हैं वो सिंध और अल हिंद का दोनों में वो करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो सिंध पर जो हमला था वो सिर्फ सिंध पर ही हमला था, और उसमें जो आसानी से मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को हराया। हालांकि राजा दाहिर के पास बहुत फौजें थी। उसमें एक दूसरी चीज ये है कि बहुत सारे जो लोकल ट्राइब्स थे, जो हु वर ऑप्रेस्ड बाय द रूलिंग डायनेस्टीज, जो राजा दाहिर और उसकी जो फैमिली या उनकी नोबिलिटी ने उनको सता रखा था, वो भी मोहम्मद बिन कासिम के साथ आ गए। खास तौर पर जो फिशिंग कम्युनिटी थी, बाज लोग कहते हैं कि जाट जो उससे पहले बाज कन्वर्ट हो गए थे सिंध के, वो भी थे। और बाज जाट्स के बारे में बाज कहा जाता है कि सम जाट्स हैड एक्चुअली पार्टिसिपेटेड इन द बैटल ऑफ कैमल, जंगे जमल में, जो हजरत अली और हजरत आयशा के दरमियान हुई थी, उसमें भी हिस्सा लिया था। तो दिस रिलेशन गोज बैक, आई मीन, वेरी फॉर सेवरल डेकेड्स। तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ने जब कब्जा किया, तो उसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाज लोगों ने कहा कि मतलब ये इतनी आसान जंग नहीं थी जैसे अब मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये तो वो बहुत डिटेल्ड अकाउंट है जो मैंने अपने कोर्सेज में, जो मैं इंडियन मुस्लिम हिस्ट्री का कोर्स करता हूँ उसमें मैं तफसील से बताता हूँ। एक हमारा पूरा चैप्टर जो है इसी पर होता है। तो हज्जाज बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को हर स्टेप पर गाइड किया। मैं मोहम्मद कासिम को के उसको कंट्रीब्यूशन को डायमिनिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हज्जाज बिन यूसुफ की जो मिलिट्री जीनियस थी, इट वाज सुपर। वो अपने ज़माने का सबसे बड़ा तकरीबन मिलिट्री जीनियस था, और वो दूसरे जो जिनमें पोटेंशियल होती थी उनको यूज़ करता था। कोई भी जो लीडरशिप रोल में रहता है उसकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी लीडरशिप की होती है कि अपने लोगों में, अपने जो मातहत हैं उनमें से उनकी जो है वो इम्पोर्टेंस को, उनकी पोटेंशियल को रियलाइज करें, उसको यूज करें। तो अ, हम्म, एक दूसरी चीज क्या इम्पोर्टेंट चीज ये है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कि मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सिर्फ 3 साल तक उसका गवर्नर था, सिंध का गवर्नर। 3 साल के बाद मोहम्मद बिन कासिम को रिकॉल कर लिया, जब नया बादशाह सुलेमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो नया खलीफा बना, तो उसने मोहम्मद कासिम को रिकॉल कर लिया। उससे पहले जो खलीफा जिसके ज़माने में मोहम्मद कासिम को अपॉइंट किया था हज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध का गवर्नर, वो अल वलीद बिन अब्दुल मलिक बिन मरवान था। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हज्जाज बिन मोहम्मद बिन कासिम की जो मिलिट्री एक्सप्लॉइट्स हैं, क्या उनका तज़किरा हिस्ट्री की किताबों में मिलता है? तो सबसे इम्पोर्टेंट किताब जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में या उसके एक्सप्लाइट्स के बारे में, उसकी पर्सनालिटी के बारे में, वो छाछनामा है। छाछनामा बहुत इंपॉर्टेंट किताब है। इसमें डिटेल्ड अकाउंट है, जो ये अरबिक में लिखी गई थी किताब, और इसका जो ऑथर है वो क्लियर ऑथर किसी को पता नहीं कौन है। वो 13वीं सेंचुरी में उसका जब तर्जुमा हुआ तब उसके बारे में पता चला। फिर दूसरी किताब जो है अल बलाजरी की किताब है, फतूल बल्दान बुल्दान। फतूल बुल्दान में 4-5 पेजेस हैं जिनमें कुछ तफसील है। फिर तबरी की किताबुल अगानी जो है वो एक बहुत मशहूर उसका उसके बारे में उसका अकाउंट है। और उसके बारे में, इसके अलावा और भी क्या नाम है, अबुल फराज अल इस्फहानी, उसकी किताब जो है वो भी, बल्कि उसकी किताब है किताबुल अगानी। ये जो है अबुल फराज अल इस्फहानी किताब है। और तबरी की जो है तारीख तबरी, उसमें थोड़ा सा तस्करा है मोहम्मद बिन कासिम के बारे में। तो ऐसा नहीं, एक्चुअली क्या हमारे यहाँ, हमारा जो रीजन था सब कॉन्टिनेंट का, उसमें हिस्टोरियोग्राफी जो है इट वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ से ऑफ द टाइम। तो जो मुस्लिम आए, क्योंकि मुसलमानों के यहाँ जो सेंट्रल एशिया में, अरेबिया में हर चीज़ को डॉक्यूमेंट करने का, लिखने का एक बहुत रुझान पैदा हो गया था। इट वाज
बिगिनिंग, बट इट वाज एक्चुअली डेवलपिंग वेरी फास्ट, बिकॉज क्योंकि जो उमैया डायनेस्टी थी वो बहुत तेजी से फैली। पहले जो है राशिदुल कालिफ, उसके बाद उमैया डायनेस्टी। दूसरी चीज ये है कि मोहम्मद बिन कासिम जब आया तो उसका रूल कैसा था। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में आप समझ जाएं कि वो बहुत ही ज्यादा जस्ट रूलर था। रूलर का मतलब है गवर्नर था। तो उसने जब भी, जैसे देवल के ऊपर हमला हुआ, या फिर जो कैपिटल था अरोर, जो राजा दाहिर का जो कैपिटल था, जब उसके ऊपर हमला हुआ, तो या दूसरी जो बहमनाबाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट सिटी था उसके ऊपर हमला हुआ, तो जिन सिटीज में लोगों ने मुकाबला नहीं किया एंड दे डिसाइडेड टू गिव इन, वहां पर मोहम्मद बिन कासिम ने कोई चेंज नहीं किया, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाई, किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। और जहां मुकाबला हुआ वहां भी सिर्फ कॉम्बेटेंट्स के साथ किया गया, जो उनको, जो क्या नाम है, उस जमाने के लिहाज से जो उनका जो एक्टिविटीज का जो पनिशमेंट होता था वो दिया गया। जो फार्मर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, जो दूसरे काम करते थे, उनको नहीं छुआ गया। फिर तीसरी अहम बात यह है कि उनका जो खास तौर पर जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप थे उनको नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो बाज अकाउंट्स कहते हैं कि जब हज्जाज बिन यूसुफ को पता चला कि उसने इतने लेनियंटली मोहम्मद कासिम ने लोगों से डील किया है, तो उसने एक गुस्से में एक खत भी लिखा कि तुम इतना लेनियंसी क्यों शो कर रहे हो। इसको बताने का मतलब ये है कि मोहम्मद बिन कासिम डिस्पाइट हिज यंग एज वाज अ वेरी गुड रूलर। ये एक बदकिस्मती है कि मोहम्मद कासिम सिर्फ तकरीबन 20 साल की उम्र में, यानी 715 में, जब खलीफा चेंज हुआ, तो चूंकि खलीफा को हज्जाज बिन यूसुफ से उसका, यानी देवर ओपोनेंट्स, हज्जाज बिन यूसुफ जो है वो अल वलीद बिन अब्दुल मलिक मलिक का साथी था, और खलीफा सलमान बिन अब्दुल मलिक जो है वो हज्जाज बिन यूसुफ के खिलाफ था। हज्जाज बिन यूसुफ का इंतकाल पहले हो चुका था, लेकिन उसके साथ जो एसोसिएशन में जितने लोग थे, जब खलीफा सुलेमान बिन अब्दुल मलिक मरा तो उसने उन सबको साइडलाइन कर दिया, और बाज़ लोगों को पनिशमेंट के तौर पर उनको जो है वो सजाए मौत भी दी। तो उसमें बहुत सारे लोग गए, जैसे तो उसकी तफसील हम कभी बाद में हम बयान करेंगे। तो याकूबी ने भी उसके बारे में लिखा है, जो मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तफसील से नहीं लिखा है, लेकिन लिखा है। दूसरा ये है कि मोहम्मद बिन कासिम एक कम मुद्दत के लिए वो रहा, मतलब सिर्फ 3 इयर्स के लिए। तो उस 3 इयर्स में भी उसने एक बहुत मशहूर शहर बसाया था मंसूरा के नाम से, जो मंसूरा बाद में बहुत डेवलप हुआ और बहुत ही अच्छा, इट वाज अ सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन एंड स्कॉलरशिप, जो डेवलप हुआ बाद में। फिर दूसरा क्या है, हमारे यहाँ लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम के बाद जो है वो जो सिंध में मुसलमानों की हुकूमत, यानी जो अरब्स की हुकूमत थी, वो ख़त्म हो गई। और उस वक्त सिंध और मुल्तान में भी मोहम्मद बिन कासिम का कब्जा था, यानी जो नॉर्दर्न पंजाब है, या मतलब जो बाज मुल्तान के पास का जो इलाका है पंजाब का, उसमें ही मोहम्मद बिन कासिम ने कब्जा किया था। तो बाज लोग ये समझते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की मौत के बाद ये पूरी चीज़ डिसइंटीग्रेट हो गई। ये गलत है। बल्कि मैं बताऊं कि मोहम्मद बिन कासिम का बेटा अमर बिन मोहम्मद अल कासिम, वो जो है तकरीबन मोहम्मद बिन कासिम के इंतकाल के शायद 2 या 3 डेकेड्स के बाद वो इसका सिंध का गवर्नर बनकर आया था। तो मोहम्मद बिन कासिम की जो तारीख है वो उसकी मौत के साथ ख़त्म नहीं हुई, उसके बच्चों ने भी उसको ज़्यादा आगे बढ़ाया, मतलब वो जो उसने जो काम शुरू किया था। एक और अहम चीज़ मोहम्मद बिन कासिम के बारे में ये है कि मतलब जो हम सोचते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम की डेथ हुई और वहाँ पर खात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम के बाद तकरीबन आप देखें कि काफ़ी कई डेकेड्स तक अब्बास, यानी उमैयाद की खिलाफत रही, और उमैयाद के गवर्नर वहाँ रहते रहे। उसके बाद जब अब्बासी खिलाफत कायम हुई तो अब्बासी खिलाफत जो है वो उसका
फिर उसके गवर्नर्स वहां पर अपॉइंट हुए, क्योंकि उन्होंने रिप्लेस कर दिया, सीमलेस चेंज था, उसमें कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ था। तो जब अब्बासी खिलाफत जब कायम हुई, एंड हाँ, तो उस वक्त अब्बासी गवर्नर जो था वो यहाँ अपॉइंट हो गया। फिर उसके बाद जब ज्यादा दिन गुजर गए, तो जो अरब ट्राइब्स थे, अरब ट्राइब्स ने अपनी लोकल हुकूमत, जो वहां पर रूल कर रहे थे, उन लोगों ने अपनी हुकूमत कायम कर ली। मुल्तान में क्या हुआ कि मुल्तान में जो यानी अलवी, अलवी राइट, अलवी शिया शायद, या शायद फातमीद, या फातमीज ने वहां पर अपनी हुकूमत कायम की, जब वहां पर और तकरीबन 100 साल तक या 150 साल तक उनकी हुकूमत वहां पर रही। तो जब महमूद अफ गजनी ने जब हिंदुस्तान पर हमला किया, तो 1000 AD में जब उसने हमला करना शुरू किया, तो उसने हिंदुस्तान के किसी इलाके पर कब्जा नहीं किया। उसने हिंदुस्तान के उन्हीं दो इलाकों पर कब्जा किया जहां पर पहले से ही अरबों का या मुसलमानों का कब्जा था। तो मोहम्मद बिन कासिम का जो कंट्रीब्यूशन है हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। यंग एज के बावजूद उसका जो कंट्रीब्यूशन है हिस्टोरियोग्राफ, मतलब जो हिंदुस्तान में इस्लाम के इशाअत पर, यानी इस्लाम के लाने पर, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन अगर हम ये कहें कि मोहम्मद बिन कासिम के आने के साथ ही इस्लाम आया, तो ये बिल्कुल बचकानी बात होगी। मोहम्मद बिन कासिम की आमद से डेकेड्स पहले, यानी रसालत महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी में ही हिंदुस्तान में इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान के वेस्टर्न कोस्टल एरियाज में आ चुका था। और बाज अकाउंट्स बताते हैं कि चेरमन पेरुमल जो मालाबार का बादशाह था, वो रसूल महमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में कन्वर्ट हुआ, और वो गया और आपसे मुलाकात की। इसके बारे में थोड़ा सा इख्तलाफ है कि वो कब गया। बाज अकाउंट्स बताते हैं कि वो 8th सेंचुरी में, बाज बताते हैं कि वो 7th सेंचुरी के आखिर में गया, और वहां फिर उसका इंतकाल हुआ। और इंतकाल से पहले उसने मालिक बिन दीनार और अपने, उनके बाद साथियों को, तकरीबन 20 के करीब उनके साथियों, जिनमें उनके बच्चे वगैरह भी शामिल थे और उनके एसोसिएट शामिल थे, उनको हिंदुस्तान भेजा, इस उसके साथ कि वो हिंदुस्तान में इस्लाम को फैलाएं। तो मोहम्मद बिन कासिम के साथ इस्लाम हिंदुस्तान में नहीं आया। मोहम्मद बिन कासिम के आमद से बहुत पहले हिंदुस्तान में इस्लाम आया। पॉलिटिकली जो इस्लाम सिंध में इस्टेब्लिश हुआ वो अपनी जगह, लेकिन वो आप देखें कि वो तकरीबन मोहम्मद गौर से, यानी 1190s तक तकरीबन सिर्फ उन्हीं एरियाज में जो पॉलिटिकली एक्टिव था। बाकी पूरे हिंदुस्तान में आप देखें, चाहे वो गुजरात हो, मालाबार हो, कोकन हो, या तमिलनाडु हो, या दूसरे एरियाज हो, बंगाल के बाज़ एरियाज हो, वहाँ मुस्लिम मर्चेंट्स और मुस्लिम सूफिया कराम के जरिए से इस्लाम आया था।